नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में डिकोडिंग ट्रूथ विथ हिमांशु। दोस्तों, रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक 42 पेजेस का एक रिपोर्ट आया हुआ था। आप में से अगर किसी ने वो रिपोर्ट देखा होगा तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा जो वेस्टर्न मीडिया होता है या फिर जो वेस्टर्न एनजीओज होते हैं उनका जो हिपोक्रेसी रहता है, जो दोगलापन रहता है। खास करके आप पकड़ लीजिए, जैसे भारत जैसा देश जब खुद का कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लाता है या फिर कोई तरक्की के रास्ते पे बेसिकली जाता है तो इन लोगों को होता है बहुत दिक्कत। आप में से अगर किसी को एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पता नहीं होगा तो दोस्तों, ये एक यूके बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहने के लिए तो पीस, इक्वालिटी और ये सारी चीज़ों पे काम करता है, लेकिन इनका असली रूप जो है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो फॉरेन इन्फ्लुएंस जो होता है और ये जो एनजीओज और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ये खास करके उन कंट्रीज को कैसे टारगेट करते हैं जो वेस्टर्न अलायंस के साथ होते नहीं है। वीडियो में बना रहिएगा, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। दोस्तों, ये न्यूज़ मैंने गार्जियन से लिया हुआ है। ये रिपोर्ट बेसिकली जो है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का रिपोर्ट है। एज कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट इंटेंसिफाइज, इंडियाज रिलेशनशिप विथ इजराइल डिपेंड्स। तो इन्होंने बेसिकली जो गाजा वॉर हुआ है उसके बाद इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया हुआ है जिसमें इन्होंने ये दिखाने का कोशिश किया हुआ है कि जो गाजा पे जो जेनोसाइड हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ है। और ये दोगलापन मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्होंने क्या किया है। फॉर ईयर्स न्यू दिल्ली हैज प्राइमरीली बीन ए मेजर customer of Israeli weapon, but through joint venture and manufacturing partnership it is now a significant contributor to Israel's weapon production। तो दोस्तों, ये है इनका पहला प्रॉब्लम कि पहले इंडिया और इजराइल का जो रिलेशन था वो एक्चुअली एक गिवर और बायर के जो रिलेशन होता था वैसा था, लेकिन अब जॉइंट वेंचर के थ्रू इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर को प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसमें से कुछ इंडिया इजराइल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये है इनका पहला प्रॉब्लम। By examining publicly available shipment level trade data, Amnesty said it traced hundreds of thousands of weapons components shipped from Indian factory to Israeli military supplies between 7 October 2023 and 30th November 2025। तो लगभग 2 साल का ये टाइम फ्रेम है जिसमें 3,90,516 small arm parts for military grade weapons, 5,64,970 parts of explosive ordnance, 298 components of military vehicles। तो दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 एंड 30 नवंबर 2025 के बीच में इंडिया ने ये सारी चीज़ें जो है इजराइल एक्सपोर्ट करा है। अब इसमें से एक और रिसर्च आया हुआ है। ए प्यू रिसर्च सर्वे पब्लिश्ड इन जून फाउंड दैट मोर इंडियंस व्यू इजराइल फेवरेबल 32% देन अनफेवर 28%। पहले 28% था, बट जो इंडियंस का जो इंक्लिनेशन है, जो फेवरिज्म है टुवर्ड्स इजराइल, वो बढ़ा हुआ है, वो 32% हुआ है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द डिक्लाइन ऑफ सपोर्ट फॉर इजराइल इन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स सिंस द वॉर। आप देखोगे कि जब से गाजा वॉर शुरू हुआ है तब से अगर कोई कंट्री जो इजराइल के साथ कॉन्स्टेंटली है तो वो है यूएस। वो होने के बावजूद भी जो पॉपुलैरिटी ऑफ इजराइल है या फिर इजरायली स्टेट है इन यूएस, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है और वही सेम चीज इंडिया में जो पॉपुलैरिटी है वो गेन हुआ है। अब दोस्तों, ये काफी बढ़िया एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। इन 2017 पीएम मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल। ये दूसरा रीजन है। तो इसमें कैसा होता है ना, जो ऑप्टिक्स जो आता है मीडिया के सामने, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट में बताइएगा एक वो कंट्री कौन है जिसके इशारों पे ये सारी चीज़ें हो रही है, जो चाहता है कि इंडिया एक मोटा चेक काट के उन्हें दे दे, उनका 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदे, बट जिसे इंडिया ने अभी मना कर दिया है कि हम नहीं लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनसे कोई वेपन खरीदते नहीं है, हम उनसे बहुत वेपन पिछले कई डेकेड से खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदेंगे, लेकिन इंडिया ने जो उन्हें 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए मना किया है, कहीं ना कहीं ये उनके पेट में बहुत बड़ा दर्द है और ये करा कराया उन्हीं का है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं किस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूं। अब दोस्तों,
In July, after the US Vice President J.D. Vance rebuked Netanyahu by calling the US Israeli only powerful ally left in the world, Netanyahu shoot back, "We have some other friends like a small country called India. It has 1.4 billion people. And boy, we do have tremendous support there." तो दोस्तों J.D. Vance ने बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है उनको उन्होंने कहा था कि आपके साथ अगर कोई एक कंट्री खड़ा है तो वो है यूएस, और आप हमसे तहजीब से इज्जत से बात करिए, क्योंकि अगर हम अपना सपोर्ट हटा देंगे तो इजराइल विल बी नोवेयर। तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि हमारा एक और कंट्री है जो छोटा सा कंट्री है 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का, तो वो भी हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है और हमें काफ़ी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ये जो गेम है ये किस वजह से हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किसके कहने पे ऐसा रिपोर्ट बनाया हुआ है। अब दोस्तों ये एक सिप्री का एक रिपोर्ट है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर, यूनाइटेड स्टेट्स 41.7%, फ्रांस 10.9%, रशिया 10.5%, चाइना, जर्मनी, इटली, यूके, स्पेन। ये 2019 से 2023 का डेटा है। अब दोस्तों इसमें आप बताइए इंडिया कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल तो वही कह रहा है ना कि हमने आर्म्स सप्लाई किया जिसके वजह से गाजा में जेनोसाइड हुआ है। अब ये देखिए, ये तो सिप्री का डेटा है जो बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है, इसमें से इंडिया कहाँ है? एक और इंपॉर्टेंट डेटा, हु सप्लाइज द मोस्ट आर्म्स टू इजराइल? अब एमनेस्टी इंटरनेशनल तो कह रहा है कि इंडिया के वजह से हुआ है। अब देखिए, यूएस 65.6%, इटली 4.7%, जर्मनी 29.7%। ये 2013 से 2023 10 साल का डेटा है। 65.6% यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि जो जेनोसाइड हो रहा है गाजा में और जो पैलेस्टीनियंस के ऊपर अटैक हो रहा है तो वो इंडिया के वजह से हो रहा है, इंडिया आर्म सप्लाई कर रहा है इसलिए हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग ये हिपोक्रेसी को समझिए। अब दोस्तों हर कंट्री का एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होता है, और ये जो इजराइल को लेके ये जो डेटा आया हुआ है तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ। आपको मैं टाइमलाइन के साथ बताना चाहता हूँ कि जब पूरी दुनिया इंडिया के साथ नहीं थी तो इजराइल कैसा इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। ये 1962 से 1999 का है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, डिप्लोमेटिक माइलस्टोन, द फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल वेर एस्टेब्लिश्ड ऑन 29 जनवरी 1992। 92 में इंडिया और इजराइल का जो है फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन हुआ था, लेकिन ये जो डेटा है ये टाइम फ्रेम जो है ये 1962 से 99 के बीच में इंडिया ने जितना भी वॉर लड़ा है उसमें इजराइल का रोल क्या है। 1962 सीनो इंडिया वॉर, व्हाट इजराइल सप्लाइड 160 mm मोटर बैटरीज एमुनिशन। 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर, हेवी मोटर एमुनिशन। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, 160 mm सोल्टेम मोटर्स एंड एमुनिशन। तो ये सारा चीज़ें हैं दोस्तों टाइम फ्रेम। 1999 मोस्ट इंपॉर्टेंट कारगिल वॉर, इसमें आप लोग देखिएगा यूएवीज, ड्रोन्स, लेज़र गाइडेड पॉड्स। तो आप लोग दोस्तों अगर आप लोगों को याद होगा जैसे तोलोलिंग हिल था, टाइगर हिल था, तो पाकिस्तानीज जो थे वो तो ऊपर बैठे हुए थे, हम नीचे थे। तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम था कि उस ऑल्टीट्यूड में अटैक करना। तो वहाँ पे इजराइलीज ने हमें लेज़र गाइडेड बॉम्ब दिया था जिसके थ्रू इंडियन एयरफोर्स ने जाके एकदम पिन पॉइंट अटैक करा था तोलोलिंग पे और टाइगर हिल्स पे। और दोस्तों आप लोगों को अगर एक और चीज़ याद होगा, 1999 कारगिल वॉर के टाइम में इंडिया ने यूएस से कुछ सैटेलाइट इमेजेस, कुछ डिफेंस ग्रेडेड जो जीपीएस रहता है, कोऑर्डिनेट्स रहता है, वो इंडिया ने मांगा था, बट उस टाइम यूएस ने मना कर दिया था। यूएस ने इस प्रीटेक्स्ट पे मना किया था कि हम तो चाहते हैं कि अमन शांति बना रहे, ये वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए। बट दोस्तों उसके पीछे रीज़न कुछ अलग था। आप लोगों को अगर याद होगा कारगिल हुआ था 1999 में, लेकिन 1998 में इंडिया ने किया था पोखरान 2 में न्यूक्लियर जो एटम बॉम्ब का टेस्ट किया हुआ था जिसको ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, और ये इंडिया ने यूएस से छुपा के किया हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं यूएस का मतलब वो जो गुस्सा था कि इंडिया कैसे हमारे बिना कंसेंट के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर सकता है, ये हुआ था 1998 में, और 99 में कारगिल हुआ था, और उसी दौरान यूएस ने हमें मना कर दिया था, एक्सेस नहीं दिया था।
और दोस्तों एक और चीज़ भी आप लोगों को याद होगा, बालाकोट जो हुआ था, बालाकोट स्ट्राइक, उसमें यूज़ हुआ था स्पाइस 2000। तो वो किसका प्लेटफॉर्म था? वो इजरायली प्लेटफॉर्म था। तो दोस्तों इजराइल ने इंडिया के साथ तब खड़ा हुआ जब पूरी दुनिया इंडिया के अगेंस्ट थी या फिर इंडिया के सपोर्ट में नहीं थी। तब इजराइल ने हमें सपोर्ट किया था जब हमारा उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन था नहीं। और आज के डेट में हम अगर उन्हें कुछ वेपन सप्लाई करते हैं तो ये होता है वेस्टर्न मीडिया का और उनके एनजीओज का हिपोक्रेसी। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वेपन्स हमने सप्लाई किया हुआ है वो गाज़ा में यूज़ हुआ है। वैसे तो आप देखोगे तो यूएस ने तो पूरा का पूरा वेपन सप्लाई किया हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है? और दोस्तों बात रही एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो ये रिपोर्ट के पीछे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, 2020 में या 2021 में, आज से 5-6 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। तो ये था उनका बहुत पुराना प्रॉब्लम। उसके वजह से उनको इंडिया में पूरा ऑपरेशंस और उनके ऑफिसेस सारा कुछ बंद करना पड़ा था, पूरा ऑपरेशन बंद करना पड़ा था 2020-2021 में, जब इंडिया ने इनका FCRA लाइसेंस कैंसिल किया था। दोस्तों आप लोगों को अगर FCRA के बारे में और जानना है तो मैंने उसके ऊपर में एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ था, तो वो अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट रीज़न समझ में आएगा कि FCRA इतना बड़ा रीज़न क्यों है जिसके वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अगेंस्ट में एक मतलब ऐसे एक हवे में एक रिपोर्ट पब्लिश किया हुआ है। तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।